लेकिन कभी कभी एक छोटा अमेंडमेंट बड़ा काम कर जाता है। ए स्मॉल स्टेप कैन बी ए जायंट लीप एट टाइम्स। इसको ये मत समझे कि बहुत छोटा अमेंडमेंट है, इसका प्रभाव बड़ा होगा। कभी कभी लोग कहते हैं नाम में क्या रखा है, कभी कभी नाम ही सब कुछ होता है। इसलिए जब हम न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर को नाम बदलने का बात कर रहे हैं तो सर हमारे देश में आज के दिन में टोटल 36 आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस हैं और सब शहरों के नाम हैं। खास करके महाराष्ट्र में है, नई दिल्ली में है, वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु, गोवा, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटका और कई जगह एडहॉक आर्बिट्रेशन का मैकेनिज्म कई सालों से चलते आ रहे हैं। पार्लियामेंट का एक्ट से जब पास करता है तो उसका एक महत्व होता है। इसलिए कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कि दिल्ली में भी दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर है और उसी नाम से अगर हम और एक बनाएंगे तो उसमें कंफ्यूजन होता है। और दूसरी बात यह है, कुछ सदस्यों ने कहा कि 2019 में बिल लाए तो आज फिर दोबारा लाने का क्या जरूरत है। ये डायनामिक सिचुएशन में अगर हम जैसे परिस्थिति है उस हिसाब से कानून नहीं बनाएंगे तो फिर ये संसद है किस लिए है? संसद इसलिए है जब जब देश के लिए कुछ जरूरी कानून बनाना होता है तो इस सदन के माध्यम से उसको पारित करके बनाना होता है। माननीय सदस्य तो खुश होना चाहिए, सरकार को शाबाशी देना चाहिए कि हमने ये सूझबूझ के साथ जरूरत के हिसाब से आज ये अमेंडमेंट लेकर के आए हैं। और जब हम इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर बोलते हैं तो ये पूरा देश का प्रतीक होता है, ये एक शहर का नहीं होता है। नहीं तो लोग सोचेंगे कि ये दिल्ली वाला के लिए है क्या। आप लोगों का एक क्वेश्चन था कि आज तक हमारा जो भारत में आर्बिट्रेशन जो है वो सिंगापुर के तहत क्यों नहीं हो पा रहे हैं। और कुछ लोगों ने ये कहा कि भारत के जो बिजनेसमैन हैं या कोई डिस्प्यूट होते हैं तो विदेश क्यों चले जाते हैं, लंदन चले जाते हैं, पेरिस, सिंगापुर, हांगकांग या कहीं और। अगर आप चाहते हैं कि भारत जो है ट्रूली इंटरनेशनल सेंटर ऑफ आर्बिट्रेशन हब बनना चाहिए तो आप तो खुले दिल से समर्थन करना चाहिए, क्योंकि ये बिल उसी डायरेक्शन में ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात किया और कई लोगों ने सिंगापुर के बारे में जिक्र किया, तो मैं आपको एक दो पॉइंट बताता हूं। सिंगापुर इतना बड़ा सेंटर कैसे बन गया है। एक तो जो सिंगापुर का जो लोकेशन है, इंग्लिश स्पीकिंग होने का साथ साथ उसको एक न्यूट्रल वेन्यू के रूप में लोग देखते हैं। छोटा देश है लेकिन हाईली उसका एफिशिएंट सिस्टम वहां है, तो कोई भी पार्टी डिस्प्यूट होते हैं तो वो सिंगापुर जाने का प्रिफर करते हैं। अभी हम लंदन में जो कॉन्फ्रेंस हुए थे, मैं और भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हम दोनों साथ में थे। कई लोगों से मैंने बात किया, इवन वहां के हाउस ऑफ कॉमन्स में जो एमपीज हैं, मंत्री हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो वहां मेंबर्स हैं और बाकी लोगों से मैंने बात किया। सबने एक चीज को कहा है, मुझे उन लोगों का बात सुनकर के अच्छा लगा कि भारत एक उभरता हुआ देश है, इकोनॉमिक आर्थिक ताकत है और इंडिया की और लोग देख रहा है और आने वाला दिन में इंडिया ही एक मेजर आर्बिट्रेशन का हब बनेगा। ये कॉन्फिडेंस इन्होंने जताया है। जब लोग भारत की ओर देख रहे हैं तो हम प्रोएक्टिव होकर के जो जो कदम उठाना चाहिए भारत सरकार और इस संसद के माध्यम से हमको उठाना चाहिए। और जब हम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक कल्पना लिया है और 2016 में जब प्रधानमंत्री जी ने एक विजन हमारे सामने में रखा, मैं कोट करना चाहता हूं। जब यहां ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुए थे दिल्ली में, नेशनल इनिशिएटिव टुवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग आर्बिट्रेशन एंड एनफोर्समेंट इन इंडिया, उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा मैं कोट करना चाहता हूं। एन इनेबलिंग अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इकोसिस्टम is a national priority for India. We need to promote India globally as an arbitration hub. As Roscoe Pond famously remarked, the law must be stable, but it must not stand still. We need to take inspiration from beyond our shores. इसलिए सर, हम जब एक इंटरनेशनल हब के बात करते हैं तो हमारे यहाँ पुख्ता
व्यवस्था होना चाहिए। और मेरा पास पूरा तर्क है और जवाब भी है और मुझे कॉन्फिडेंस भी है। मेरा ये पूरा जवाब होने के बाद आप उस जवाब के ऊपर में सवाल नहीं कर सकते, ऐसा तर्क मेरा पास है। फिर भी मुझे समय का मर्यादा को याद रखना है, इसलिए मुझे ज्यादा अभी कहने का इजाजत नहीं है। मुझे इसका स्पीकर साहब ने इजाजत नहीं दिया है। लेकिन मैं फिर से माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं, खास करके जिन्होंने इस डिबेट में हिस्सा लिया है। प्रोफेसर सौगता रॉय के बारे में जरूर मैं कहूंगा कि आप पढ़े लिखे जरूर हैं, लेकिन पढ़े लिखे होने के साथ साथ नए जो घटनाएं होते हैं, जो अपडेट होते हैं, उसको भी पढ़िए। आप कुछ सवाल करते हैं, आपने जो एक मुझे क्वेश्चन किया बिल्कुल गलत। आपने कहा कि जो इंटरनेशनल ये सेंटर ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को हमने खत्म करके ये NDIAC बनाया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो जो ICADR वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसको खत्म करके हमने एक नहीं बनाया। तो आपका जो इंफॉर्मेशन है उसको अपडेट कीजिए, क्योंकि आप कभी कभी बोल देते हैं और मेरा क्लैरिफिकेशन को लोग सुनते नहीं हैं और आपने जो गलत बात बोला उसको सच मानते हैं। ऐसा नौबत नहीं आना चाहिए। इसलिए जो भी हम इस सदन में कहें, सोच समझ करके, रिसर्च करके, तर्क के साथ हमको अपनी बात रखना चाहिए। सर, मैं विश्वास रखता हूं कि इस अमेंडमेंट के बाद जब हम नई दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर को इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के रूप में हम स्थापित करेंगे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत जरूर ग्लोबल हब ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन बनेगा और बिजनेसेस हमारे पास बाहर से भी आएंगे। और हिंदुस्तान के अंदर में इतना ताकत है कि हम अपने बिजनेसमैन, अपने कॉर्पोरेट हाउस, अपने लोगों के दम से इंडिया का जो पोजीशन है दुनिया में, एक वन ऑफ द टॉप इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन नेशन के रूप में उभर के आएगा। और जस्टिस रिटायर्ड हसनैन मसूदी, ये जज साहब है, रिटायर्ड जज है, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में जज रहे हैं, और उन्होंने उस दिन कश्मीर में जा करके जो अच्छे बातें कही है मेरे बारे में, हमारे सरकार के बारे में, प्रधानमंत्री जी के बारे में, मैं आपको सैल्यूट करता हूं। आप जज है, सच बात आप कहते हैं। और आपने कहा कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के लिए भारत सरकार ने जो भी कदम उठाया सराहनीय है, आपने कहा, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। साथ हनुमान बेनीवाल जी को मौका दिया था, लेकिन उन्होंने अपने बात नहीं कह पाया, वो दूसरे विषय में चले गए। निशिकांत दुबे जी ने अपने तर्क सरकार के पक्ष में रखा, और साथ आप जो सदस्य नहीं बोले, फिर मन से आपने समर्थन दिया है, मुझे मालूम है। इसके लिए पूरे सदन को बहुत बहुत धन्यवाद।